हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतर तरीके से करेंगे। यदि आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं और आपको 2026 का बोर्ड याद है और अभी तक आपने हिंदी में कोई भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार नहीं किया, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज की इस वीडियो में एक ऐसा मॉडल पेपर लेकर आ चुका हूँ जो आपका सेट हिंदी का लेकर आ चुका हूँ, जिसको आपको करके काफ़ी अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपने इस सेट को कर लिया तो यहाँ से आपका 30 या 40 नंबर पक्का हो जाएगा 100% अब वो। क्योंकि 2025 का एक वायरल सेट है जो 2026 में छप जाएगा। 2026 में ये पेपर छप जाएगा 100%। लिख कर ले लीजिए। यदि आपके पास अपने भविष्य के लिए 10 मिनट समय है तो आप 10 मिनट निकाल के इस वीडियो को देखिए। वादा करता हूँ कि जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको 2026 बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आपको केवल 10 मिनट इस वीडियो को देना है यदि आप अपने फ्यूचर में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 2025 का ये 2025 का एक वायरल सेट है बाबू, जो आज जिसका कोड है 801BF। ठीक है, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट मानकर चलना है बाबू, और मोस्ट इंपोर्टेंट है भी आपके 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, सबसे पहले मैं इसके वोकेबुलरी प्रश्न कराऊंगा, फिर आपको लॉन्ग क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि आपको कोई भी समस्या न हो। हर एक प्रश्न का उत्तर लाया हूं, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। केवल इस वीडियो को मात्र आप 10 मिनट दे दीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर करना है। मैं सभी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस चैनल पकड़ा रहा हूँ, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से जरूर रख लेना है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है कि रानी केतकी की कहानी की रचनाकार है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। मैं जितना देर लगा दूँ सब कम है बाबू। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है। सदल मिश्र जी है, या इंसा अल्लाह खां जी है, या सदा सुखलाल जी हैं, या लल्लू लाल जी हैं। ठीक है, तो रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है तो आपको बताना। तो मैं बता दूं कि इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा इंसा अल्लाह खां जी। कौन है? इंसा अल्लाह खां जी। बी नंबर पर टिक लगा देना, बी नंबर पर टिक लगा देना एकदम हाथ से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अजात शत्रु नाटक के रचनाकार कौन है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भी कि अजात शत्रु नाटक काल का रचनाकार कौन है। जयशंकर प्रसाद जी, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, या रामचंद्र शुक्ल जी, या डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं। ठीक है, तो अजात शत्रु के रचनाकार कौन है बाबू? जयशंकर प्रसाद। रट्टा होगा, आपने रट्टा होगा कि नहीं रट्टा होगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि अजात शत्रु नाटक रचनाकार कौन है। जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, अगला प्रश्न बढ़ते हैं। शुक्ल युग के आलोचना विधा के प्रमुख लेखक कौन है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये आपका सेट 6 है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वाला सेट है। ठीक है, तो शुक्ल युग के आलोचना विधा के प्रमुख लेखक कौन है। प्रेमचंद्र जी, या प्रताप नारायण मिश्र जी है, या रामचंद्र शुक्ल जी है। इनमें से कोई नहीं। तीसरा का राइट आंसर क्या होगा? तीसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल। कौन है? रामचंद्र शुक्ल। क्योंकि इसमें आ रहा है शुक्ल युग। कौन युग आ रहा है? शुक्ल युग आ रहा है, तो रामचंद्र शुक्ल ही होंगे इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। शुक्ल युग की समय अवधि है। बहुत प्रश्न इंपॉर्टेंट है। शुक्लोत्तर युग की समय अवधि है क्या? सन 1900 से 1918 तक, या सन 1938 से 1947 तक, या 1947 से अब तक, या 1918 से 1938 तक। ठीक है, तो शुक्लोत्तर युग के समय अवधि बताना है क्या होगा। तो चौथा का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1938 से 1947 तक। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाला है। तो अगला प्रश्न क्या है? ध्यान समझिएगा। पांचवा प्रश्न क्या है? अनंत आकाश। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आ गया, मोस्ट इंपोर्टेंट। अनंत आकाश बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है कि अनंत आकाश के रचनाकार कौन है। जय प्रकाश भारती जी, या धर्मवीर भारती जी हैं, या बाबू गुलाब राय जी हैं, या उपेंद्र नाथ अस्क जी हैं। ठीक है, तो अनंत आकाश के रचनाकार कौन होते हैं बताइए। पांचवा नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जय प्रकाश भारती। कौन प्रकाश भारती? जय प्रकाश भारती। बोलिए जय प्रकाश भारती की जय। ठीक है, तो पांचवा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 को। प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है। आपको बताना है कि प्रयोगवादी काव्य की विशेषता क्या है। रस पर आधारित ग्रंथ, या आश्रयदाताओं की प्रशंसा, या नवीन उपमानों की प्रयोग, या इनमें से कोई नहीं। तो छठा का राइट आंसर क्या होगा? ये प्रश्न आपको 1 नंबर दे के जाएगा। चलिए बताइए कौन सा प्रश्न सही है। छठा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नवीन उपमानों का प्रयोग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ठोक दीजिए। ठीक ना। प्रश्न नंबर 7 क्या? ध्यान से बोल दीजिए। प्रश्न नंबर 7 है कि रीतिकाल की समय होती है। वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक और आ गया है। आपको रीतिकाल, शुक्लोत्तर युग, सबका समय अवधि याद करना है। ठीक है, तो रीतिकाल की समय अवधि है क्या? 1643 से 1656 तक, या 1643 से 1843 तक,
या 1643 ईस्वी से 1943 तक, या 1643 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। 7 नंबर का राइट आंसर। ये प्रश्न आपको 1 नंबर देखे जाएगा 2024 बोर्ड एग्जाम में, तो 7 का राइट आंसर। 7वां का राइट ऑप्शन नंबर बी 1643 से 1843 तक, 1643 से 1843 ईस्वी तक। 2 नंबर को लक किया जाए, 2 नंबर का किया जाए लक किया, जिसको तैयारी आपको जरूर कर लेना है। प्रश्न नंबर अगला देखिए, प्रश्न नंबर 8 देखिए, आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, कही जाती है। आधुनिक युग की मीरा कही जाती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि इस समय आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, मीराबाई को, या सुभद्रा कुमारी चौहान को, या महादेवी वर्मा को, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसमें से किसको आधुनिक युग की मीरा कही जाती है। 8वां का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दिए। ये आपके चैप्टर में भी है। तो आधुनिक युग की मीरा कही जाती है महादेवी वर्मा को। किसको कहा जाता है, महादेवी वर्मा। जल्दी बोलिए, महादेवी वर्मा की जय। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बढ़ता है। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान समझिएगा। अगला प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त की रचना है, बताना है कि इसमें कौन ऐसा रचना है जो मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। परिवर्तन, भारत भारती, या नीरजा, या कामायनी। तो कामायनी तो इस तरह नहीं होगा, कामायनी को हटाइए, जल्दी से भाग रहे कामायनी, तो भाग यहाँ से निकल। भारत भारती बताइए, परिवर्तन या नीरजा। तो 9वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9वां का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे परिवर्तन को भागे, चल भाग तू भी निकल। नीरजा को हटाइए, चल भाग तू भी निकल। भारत भारती, भारत भारती की जय, भारत भारती की जय। तो इसका राइट आंसर 8वां का, सॉरी 9वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कौन बाबू, भारत भारती, भारत भारती। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10। केदारनाथ सिंह, केदारनाथ सिंह किस सप्तक के कवि हैं, बताना है कि जो केदारनाथ हैं ये किस सप्तक के कवि है। तार सप्तक के, या दूसरा सप्तक के, या तीसरा सप्तक के, या चौथा सप्तक के। तो केदारनाथ जी चौथे सप्तक का कवि हैं। 10वां का राइट ऑप्शन नंबर सी, तीसरे सप्तक के। कौन बताइए, तीसरे सप्तक की जय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। बढ़ते प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या है कि जो घनीभूत पीड़ा थी, ध्यान समझिएगा, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। उपयुक्त पंक्तियों में रस है, बताइए कि इस पंक्ति को आप जब पढ़े तो आपको कौन सा रस मिला, वीर रस मिला, या करुण रस मिला, या हास्य रस मिला, या शांत रस मिला। इस कहानी को ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको पढ़कर हास्य रस आ जाता। हास्य रस को भगाई, चलिए उठे उठ, भाग भाग भाग, हास्य रस को निकालिए यहाँ से। हास्य रस तो बिल्कुल नहीं होगा। अब बताइए करुण रस है, या शांत रस है, या वीर रस है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 11 का राइट आंसर क्या होगा। आपने जब इस पंक्ति को पढ़ा है तो आपकी आंखों से भर भर के आंसू गिर रहे होंगे। तो इस करुण रस, करुण रस से आपको करुण रस मिला होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, आंसू की बात आई। आंसू बनकर वह आज बरसने आई। ठीक है, दर्दिन में आंसू बनकर, दर्द में आंसू बनकर वो आई है बाबू। तो करुण रस होगा, वीर रस तो नहीं होगा, वीर रस तो बिल्कुल नहीं होगा, शांत रस तो नहीं होगा। इस कहानी को कोई पढ़ के शांत कैसे रह सकता है, मैं पूछना चाहता हूँ कि शांत कैसे रह पाओगे। प्रश्न नंबर 12 क्या है, रूपक अलंकार होता है, बताइए ना रूपक अलंकार क्या होता है। रूपक अलंकार का परिभाषा दीजिए ना हमको। उपमेय में उपमेय उपमान की समानता में, या उपमेय उपमान के अभेद में, या उपमेय से उपमान की विशिष्टता में, या उपमेय से उपमान की हीनता में। बताइए ना जी। 12 का राइट आंसर क्या होगा। रूपक अलंकार होता है, क्या होता है, रूपक अलंकार क्या होता है। 12 का राइट आंसर क्या होगा। 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उपमेय उपमान के अभेद में। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। कवन नंबर, बी नंबर। चलिए प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है उसको देखते हैं कि किस छंद के प्रत्येक चरण में 11 से 13 के विराम में 24 मात्राएं होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भाइयों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं कि 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। किस छंद के प्रत्येक चरण में 11 से 13 विराम से 24 मात्राएं होती हैं। दोहा, रोला, चौपाई, या बरयो। बताइए 13 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रोला। रोला गिरेगा बाबू, नहीं याद होगा तो एग्जाम में रोला बसने वाला है। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखिए। 14 नंबर प्रश्न, परिपूर्ण शब्द में उपसर्ग है, बताना है कि परिपूर्ण, ध्यान से समझिएगा। परिपूर्ण, कौन पूर्ण बाबू, परि वाला पूर्ण हो, जो परि को पाकर पूर्ण हो गया उसे बोलते हैं परिपूर्ण शब्द में उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है बताना है आपको। कौन सा उपसर्ग है बाबू बताइए। प है, या परी है, या पूर्ण है, या पर है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले बहुत बच्चे
को यहीं पर तकलीफ हो गया होगा। सर उपसर्ग क्या होता है? जो बच्चे अभी तक नहीं पढ़े हैं उनको तो तकलीफ होगा ही होगा बाबू। किडनी गुर्दा फेफड़ा सब जल कर राख हो गया होगा अभी तक कि सर उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग एक बार समझा दीजिए। तो मैं बता दूँ बाबू, उपसर्ग वे होते हैं जो शब्द के आगे जुड़ते हैं, जो शब्द के आगे जुड़ते हैं उसे बोलते हैं उपसर्ग। तो इसमें कौन ऐसा शब्द है जो आगे जुड़ा है? परी बाबू, परी परी परी। देखिए ये पूर्ण है, कौन जुड़ा है? परी। पूर्ण है, कौन जुड़ा है? परी। तो कौन आंसर हो जाएगा? परी। उपसर्ग क्या होते हैं? कोई बताएगा? उपसर्ग क्या होता है? कोई बताएगा? उपसर्ग क्या होते हैं बाबू? उपसर्ग वे होते हैं जो शब्दों के आगे जुड़ जाते हैं, जो शब्दों के आगे जुड़ जाते हैं उसे बोलते हैं उपसर्ग। अगला प्रश्न क्या है? माता पिता में समास है। देखिए समास, तुम ही समास, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। 15 का राइट आंसर माता पिता में समास है। माता पिता में समास कौन है? सर माता पिता में कोई समास नहीं है। देखिए यहाँ पे अव्ययी भाव समास है, या द्विगु समास है, या द्वंद्व समास है, या कर्मधारय समास है। तो माता पिता में समास क्या है? माता पिता में समास क्या है बताइए? राइट आंसर का 15 का राइट आंसर है। 15 का कौन सा आंसर सही होगा? 1 नंबर का प्रश्न है, आपको झोली में देकर जाएगा माता पिता में समास। तो मैं बता दूं, एक ट्रिक मैं बता देता हूं जिसको आप समझकर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ट्रिक क्या है वो ध्यान समझिएगा, ठीक है। जहां भी आपको ये बीच में योजक चिन्ह मिले, कौन चिन्ह मिले बाबू? जब भी ये माइनस वाला चिन्ह मिले, योजक चिन्ह इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। जब भी आपको दो शब्दों के बीच में ये योजक चिन्ह मिल जाएगा तो समझिएगा सर द्वंद्व समास होगा। कौन समास होगा? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास बोलते रहेगा, ठीक है। तो जब भी आपको दो शब्दों के बीच में ये वाला मैं दिखा देता हूँ आपको कि जब भी आपको दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह मिले, कौन चिन्ह मिले? है योजक चिन्ह मिले। जो यहाँ पर माइनस तरह दिखाया गया ना, यदि दो शब्दों के बीच में वो वाला चिन्ह कहीं भी मिल जाए तो द्वंद्व समास करना है। क्या करना है बच्चा? द्वंद्व समास। जी सर बिल्कुल क्लियर हो गया। धीरज शब्द का तत्समक रूप कौन सा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भगाइए, भगो। फिर भी मैं कराता हूँ, ये क्वेश्चन आपको दोबारा नहीं देखने को मिलेगा कभी भी, ठीक है। धीरज शब्द का तत्समक रूप कौन सा है? धैर्य, धारण, शांति या सहन करना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी करा देता हूँ। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, धैर्य। धीरज का तत्समक रूप होता है धैर्य। क्या होता है बाबू? धैर्य। तुम क्यों हिल रहा है जी? धैर्य 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 रखिए। 17वां प्रश्न, तस्य शब्दों में विभक्त और वचन है। तस्य शब्द में विभक्ति और वचन है। द्वितीया एक वचन, चतुर्थी एक वचन, षष्ठी एक वचन या प्रथमा एक वचन। तुम ही हो माता पिता तुम। चलिए छोड़िए, गाना छोड़िए। 17 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? 17 नंबर का राइट आंसर नंबर सी, षष्ठी एक वचन। 17 का राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 18 पर बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है? ध्यान समझिएगा कि जिस वाक्य में क्रिया की प्रधानता हो वह वाक्य है। जिस वाक्य में यदि आप क्रिया का प्रधानता दे रहे हैं कि आप क्रिया, तुम ही प्रधान हो, तुम ही सब कुछ हो, तुम ही देश के प्रधानमंत्री हो, तुम ही देश के राष्ट्रपति हो, तो उसको क्या कहते हैं? कर्मवाच्य, कृत्यवाच्य, भाववाच्य। इनमें से कोई नहीं। भाववाच्य तो ऐसा ही नहीं होगा। भाववाच्य उठाइए, चल भाववाच्य उठाई दिया जाए। बोलिए। कर्मवाच्य, कृत्यवाच्य, भाववाच्य। जिस वाक्य में क्रिया की प्रधानता उसे वह वाच्य है। क्या है? 18 का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखना है कौन बच्चा कमेंट बॉक्स में देता है 18 प्रश्न का। जो बच्चा दे देगा वो सच में पढ़ने वाला बच्चा है, और जो नहीं देगा वो बोका है, ठीक है। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। विकारी पद कितने प्रकार के होते हैं? विकारी पद या शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 4 3 6, 2 4 3 6, 2 4 3 6। बताइए 19 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 4 4 4, 1 2 3 4 4 होगा, ठीक है। 20 नंबर देखिए, जातिवाचक संज्ञा शब्द है। जो आपका जातिवाचक है संज्ञा शब्द कौन सा है? शिक्षक, दरबार या अंधेरा या कोमल, ठीक है। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, जो जातिवाचक संज्ञा शब्द है तो शिक्षक क्या है? शिक्षक तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो, सब छोड़िए। 20 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक। शिक्षक क्या बाबू? जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20। तो यही समाप्त हो गया। बहुत अच्छा, 20 भूगोल प्रश्न अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया है। देखिए कितना आसान तरीके से 20 कंप्लीट कर लिया है। अब आपका खंड ब स्टार्ट होगा। क्या स्टार्ट होगा बाबू? खंड ब स्टार्ट होगा, जिसमें आपको वर्णनात्मक प्रश्न मिलेंगे। कितने नंबर का सर बाबू? 50 नंबर का, ठीक है। 50 नंबर का ये रहेगा। बाकी अभी तक आपने 20 नंबर का भूगोल प्रश्न किया है। तो कमेंट बॉक्स दिएगा अभी तक आपको कितना प्रश्न समझ में आया और कितना आप पहले से जानते थे, कमेंट बॉक्स में बता देना है, ठीक है। खंड ब स्टार्ट करते हैं। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा,
क्या कहा? सबसे पहले इस कहानी को हम लोग पढ़ते हैं कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 नंबर का प्रश्न है। कितने नंबर का प्रश्न है बच्चा? 6 नंबर का प्रश्न है, जिसमें आपको 3 प्रश्न पूछा गया है और तीनों 2-2 नंबर का प्रश्न है। इसको आपको ध्यान से समझ लेना है। इसमें आपको अथवा करके भी दिया है। यदि आपको पहला नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, एग्जामिनर कहता है कोई दिक्कत नहीं, पहला मत कीजिए, दूसरा तो कीजिए। अब सर मेरा मन कर रहा है कि दूसरा भी ना करे, तो तुम ना खद्दा है। पहला नहीं आया तो दूसरा तो करो, इसलिए तो दिया गया ऑप्शन कि या तो फर्स्ट करो या तो सेकंड करो। सर मुझे दोनों नहीं आता, दोनों नहीं आता है तो मत करो, क्या ही करेंगे उसके लिए। ठीक है, तैयारी करो, अच्छा सा अभी समय है। ठीक है, तो पहला है कि स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, क्या कहा? माता, ये माता, तो फिर मैं चला जाऊं। स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धैर्य, धर्म, अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यह नहीं, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, परंतु यह दया तो नहीं कर्तव्य करना। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर उठा, खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो, ठहरो, रुक जाओ, जाना नहीं है, ठहरो, छल नहीं, तब नहीं स्त्री, जाता हूँ तैमूर का वंशधर इस स्त्री के छल करेगा, जाता हूँ, जाइए, जाता हूँ तो जाइए, कौन रोक रहा है? जाने वाला कोई नहीं रोक सकता है बाबू। चलिए ये प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न क्या कर रहा है? कुप्रयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। गद्यांश का संदर्भ लिखना है तो सर संदर्भ लिखने के लिए क्या क्या चाहिए?